Hello everyone. Today we are going to start BSc Final Year Nuclear Physics Unit 1, which is Basic Properties of Nuclei and Radioactivity. And its first topic is Constituents of Nuclei, या फिर हम बोल सकते हैं Composition of Nuclei, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है एटम के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि हमें पता है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो एटम है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसको लेकर अलग अलग मॉडल आए थे। सबसे पहला मॉडल क्या था, जे थॉमसन मॉडल। उसके बाद में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। अब जो ये अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसके अंदर कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर एक स्मॉल साइज़ का न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, जिसकी डेंसिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब ये तो पता लग गया हमें कि न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये देखेंगे। फिर न्यूक्लियस की कंपोजिशन बताने के लिए अलग अलग प्रोसेस या फिर एक्सपेरिमेंट किए गए, या फिर अलग अलग प्रोसेस की स्टडी की गई, जिसके अंदर जो एक प्रोसेस होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, उसकी स्टडी की गई, जिसके अंदर ये देखा गया कि जो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस पार्ट करता है, यानी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। और ये क्या इमिट करता है, न्यूक्लियस अल्फ़ा बीटा और गामा रेज इमिट करता है। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा रेज ये भी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद में एक कॉस्मिक रे की स्टडी की गई, जिसके अंदर क्या आया कि न्यूक्लियस के अंदर मिजोन पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको म्यू से लिखा जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियस की कंपोजिशन बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन उनमें से जो दो मेन थ्योरी थी वो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, जो कि आपके सिलेबस में भी है। सो अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये माना जाता था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस आइडिया फॉलोड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट, यानी कुछ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट हैं जिनके ऊपर ये आइडिया बेस है। जो सबसे पहला फैक्ट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियई इन बीटा डीके प्रोसेस, यानी जो बीटा डीके प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो इस मैंने क्या बताया ऊपर कि जो ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। तो अब अगर न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बीटा डीके प्रोसेस क्या होती है, देखो एक एटम है, इनिशियली इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल निकलता है जिसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो सेकंड डाटा है वो क्या कहता है कि हमें पता है एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल है तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो तो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, हमें एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 714। तो इसके अंदर जितना इसका एटॉमिक मास है उतने 14 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 14 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो 14 इलेक्ट्रॉन है इनमें से 7 इलेक्ट्रॉन है वो एग्जिस्ट इनसाइड, और जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेंगे। तो टोटल ये चार्ज कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -14 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 14 + 14e, +14e और -14e ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस थे जो क्या कर रहे थे, इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर रहे थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी के फेलियर के क्या क्या कारण थे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन। वेव मैकेनिकल कंसिडरेशन के अंदर क्या माना जाता है, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो क्या कहता है, del P del X अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और वो नियरली किसके इक्वल होती है, h कट के इक्वल होती है। h कट क्या होता है, h/2 पाई, और जो ये h होता है इसको क्या बोला जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
तो यहाँ से अगर हम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, h कट ओवर डेल x। अब हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, जितना उस न्यूक्लियस का डायामीटर है। अब जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो कितना है, यानी रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर होती है। तो डायामीटर देखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 10⁻14 मीटर। जो एच कैट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.055 इंटू 10⁻34। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ डेल पी के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से जो मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, वो कितनी आएगी, 0.527 इंटू 10⁻20 जूल सेकेंड मीटर इनवर्स। ये क्या आ जाएगी, मोमेंटम। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, इतना होगा। अब हम इस मोमेंटम का यूज़ करके उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = √p² प्लस m0c², m0² c⁴। अब m0c² क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, और भी स्मॉल आएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ कौन सी टर्म कंसीडर करेंगे, p² c²। आई होप आपको समझ आया होगा कि m0c² क्या है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी है, जिसकी वैल्यू क्या है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, m0² c⁴ है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी छोटी हो जाएगी, जो कि इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, Pc। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी निकालेंगे, P की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी वो, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 रख के, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो आगे, इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, ओनली 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसकी एनर्जी तो बहुत स्मॉल है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद में सेकेंड रीज़न क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या करती है, इन दिस थ्योरी देयर आर डिफ़िकल्टी अबाउट स्पिन आल्सो। न्यूक्लियस की स्पिन निकालते हैं। न्यूक्लियस की स्पिन में हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का, जिसके अंदर 14 प्रोटॉन है और हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए न्यूक्लियस के अंदर और 14 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 21 पार्टिकल्स हो गए। तो 21 पार्टिकल है, ईच की हाफ स्पिन है, तो कितनी आएगी, 21 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब ये क्या आ रही है, 21 डिवाइड बाई 2। तो जो न्यूक्लियस की जो स्पिन आ रही है इस केस में वो कितनी आ रही है, 21/2, यानी हाफ इंटीग्रल आ रही है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है उसकी स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है। लेकिन यहाँ तो उसकी स्पिन क्या आ रही है, हाफ इंटीग्रल आ रही है, यानी 1/2। और इंटीग्रल का मतलब ऐसे आनी चाहिए 1 2 1h कट 2h कट 3h कट, और यहाँ पे क्या आ रही है 21h कट डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब जो ये है न्यूक्लियर स्पिन, ये क्या हो गया, सीरियस वायलेशन हो गया अगेंस्ट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना था तो स्पिन कितनी आनी चाहिए थी, इंटीग्रल स्पिन आनी चाहिए थी। लेकिन जो स्पिन है न्यूक्लियस की वो कितनी आ रही है, हाफ इंटीग्रल आ रही है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद में है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 2000 टाइम लार्जर देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो 2000 टाइम ज़्यादा होता है प्रोटॉन से। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो डोमिनेंट होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट किया न्यूक्लियस का, तो वो क्या आया, जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है उससे भी बहुत कम आया।
इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता तो उसका मोमेंटम ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियस का वो कम आ रहा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद में है फाइनाइट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब हम हैवी एटम्स का केस लेते हैं तो उसके अंदर एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब अगर उतने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस विल मेक द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस बिगर देन द एक्सपेरिमेंटली मेज़र, यानी जो एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया जाता है उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, एक कंट्राडिक्शन हो गई हमारे ऑब्जर्व्ड फैक्ट के अंदर। इसके बाद में लास्ट क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या कहता है, द वेव मैकेनिक्स डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्जर देन द मेजर डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इफ़ इट देयरफॉर एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ, यानी ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे न्यूक्लियस की डायमेंशन है वो कितनी है, 10⁻⁻14 है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है वो क्या है, इस डायमेंशन से ज़्यादा है। अब इसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो एक केस ये भी हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये कुछ केसेस डिस्कस किए हमने, जिसके अंदर क्या देखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सभी क्या रूल आउट कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, और जो कि स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो उसके बाद में जो न्यूट्रॉन है उसकी भी डिस्कवरी हो गई। तो फिर उसके बाद क्या आई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी आई। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे।